हटाने के नाम पर अभी कल दिल्ली में 8,000 घर ध्वस्त कर दिए गए। धारावी में से उठा ऑपरेशन लगार को केवल इस परिस्थिति में नहीं देखना है कि एक खास जगह पर खास तरीके से एक जो है यहाँ के अर्धसैनिक बल एक दूसरे जगह के हथियारबंद लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। आज के कन्वेंशन में उपस्थित विभिन्न जनवादी क्रांतिकारी लोकतांत्रिक संगठनों के साथियों, अध्यक्ष मंडल के साथी, हम आप लोगों का नागरिक अधिकार रक्षा मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन जनाते हैं और साथ ही साथ देश के अंदर में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों में जिन वीर शहीदों ने जनता की मुक्ति के खातिर अपने प्राणों को आहुति दिया है, उन तमाम वीर शहीदों का भी हम श्रद्धांजलि संयुक्त क्रांतिकारी अभिनंदन जनाते हैं। साथियों, यह आयोजित कार्यक्रम का आयोजक जन अभियान बिहार है। इसमें अभी जो संगठन रच रहे हैं वो 8 संगठन, इनके घटक संगठन हैं और बहुत सारे विराटराना साथियों और संगठन के लोग भी उपस्थित हैं। कुछ बातों को लेकर के कुछ संगठनों के बीच लाइन पर सवाल भी खड़े किए गए। लाइन ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम किसका विरोध करें और किसके पक्ष में खड़ा। आंदोलन कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति हमको और आपके इच्छा अनुसार नहीं चलाएगा। आप अतीत के दिनों के और अतीत के ऐतिहासिक जो संघर्ष हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो यह जो तरीका गुरिल्ला युद्ध की तरीका, ये गुरिल्ला लड़ाई की तरीका है, अपने से मजबूत शक्तियों को परास्त करने के लिए, चूंकि वो कमजोर ताकतें हैं और उनके ऊपर अटैक और हमला कहीं न कहीं जनवादी तरीके से नहीं हो रहे हैं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहे हैं। आदिवासी जो पार्टी है उसमें आज यह आंदोलन नया भी नहीं है। आप अपने तथाकथित भारत की आजादी और बीजेपी आरएसएस की आजादी, जो 14 की आजादी की घोषणा किया कि 14 में आजाद हुए हम, इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए हम लोगों को। इसके पहले जो 47 के पहले तो हमारा आंदोलन चल रहा था, उसमें कई गुरिल्ला वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दिया। तो क्यों दिया? बहुत सारे गुरिल्ले जो झारखंड से दंड कारने से छत्तीसगढ़ के जंगलों में लड़ाइयां लड़ी, वो गुमनाम है, उनकी नाम नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा से भगवान बिरसा मुंडा तक के आने के आंदोलन के क्रम को आपको समझना होगा। आखिर इनकी लड़ाई कौन सी लड़ाई थी? अंग्रेजों के
के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। ये अंग्रेज था क्या, इसका चरित्र क्या था? क्या हमारे देश के लोग सती प्रथा वाले कानून बनाने के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे? नहीं ना। हमारे यहाँ जो लूट कर रहा था, साम्राज्यवादी लूट था, उसका विरोध हमारे देश के लोग कर रहे थे। अच्छा, आज कौन सी लूट है? कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। आज कितना परिवर्तन हो गया है। आज जो लूट है वो एक ब्रिटिश कंपनी था, एक देश था। आज बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न नामों के जरिए आपके देश के विभिन्न संप्रदायों को लूटने और उनके उन आत्माओं को खुश करने के लिए एक तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार जो लोकतंत्र को खुद नहीं मानता है, इनका गोधरा कांड हुआ। बीजेपी आरएसएस वाले जो गोधरा कांड किया, ये लोकतांत्रिक था। ये जो कार सेवक चलाए और मस्जिद ढाए और मंदिर का निर्माण किया, इसकी संविधान की धारा में तो कानून राइट मिला है नहीं। कहीं से कोई संविधानिक राइट नहीं है और भारतीय लोकतंत्र की इजाजत नहीं देता है। एक बात हमको करना है, यह है कि भारत के संविधान 47 में 52 में 50 में लागू हुआ है। आजादी 47 में मिली और गुलाम हमारे देश के लोग कब से? यह बहुत बड़ी प्रश्न है कि हमको गुलाम होने का टाइम पता नहीं है और आजाद हम 46 में भी हो रहे हैं और 14 में भी हमारे देश के लोग हो रहे हैं। एक कौन लोग हैं जिनकी आजादी 47 में मिल गई और कौन लोग थे जिनकी आजादी 2014 में मिल रही है? ये दोनों एक ही किस्म के लोग थे। एक राज और सत्ता का उपयोग करने के तरीका में डिफरेंस थोड़ा बहुत के है, लेकिन ये दोनों अवैज्ञानिक अतार्किक लोगों की आजादी मिली। जो हम वैज्ञानिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जहां कोई असमानता नहीं हो, जहां कोई अशिक्षा नहीं हो, जहां कोई बेरोजगारी नहीं हो, जहां कोई किसी को शोषण नहीं करे, जहां कोई किसी पर अत्याचार नहीं करे, यही सब चीजों के लिए कोई लड़ाई है जिसको वैज्ञानिक संदर्भ देते हैं। वैज्ञानिक आइडियोलॉजी है क्या और गैर वैज्ञानिक आइडियोलॉजी वाले लोग मुंह उठा करके देश में राज कर रहे हैं और पूरे देश के जो मेहनत कश आवाम है, मेहनत कश जनता है, जो ताकते हैं, अपने मेहनत के बदौलत सारे चीजों को खड़ा करके रखा है, इसका लूट कर रहे हैं। तो एक चीज हमको समझना होगा इस बात को कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आपने अपनी आजादी ले लिया, जो गैर तार्किक गैर वैज्ञानिक सिद्धांतों को मनुस्मृति से लेकर के महाभारत तक के ये वर्ण व्यवस्था और आत्मा का कंसेप्ट लेकर के आता है, ईश्वर का कंसेप्ट लेकर के आता है, जो है नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी आत्मा कोई डॉक्टर हमारे देश के अंदर सर्जरी करके नहीं पाया कि इसके शरीर में किस जगह पर है। इन तकियानूसी कहानियों के आधार पर शब्द निकला मुंह से और कथा कहानी कह दिया, उसका कोई लॉजिकल है न कोई वैज्ञानिकता है उसमें। उस आधार पर जिस राज को कायम किया, जनता को गुमराह करके भावनाओं से खेल करके उनकी आजादी मिली 14 में। हम कौन से हमको तय करना होगा।
हम व्यापक, जो आज भी व्यापक जनता, व्यापक हिस्सा, जो रोटी से लेकर के प्रतिष्ठा, मान सम्मान से लेकर के अपनी अस्मिता, अपनी संपत्ति से वंचित लोगों के लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको आज भी देने के लिए बखूबी इच्छा शक्ति नहीं रखता। इच्छा शक्ति के बाद क्या करते हैं किसी प्रधानमंत्री और किसी सरकार की, उनकी तो इच्छा शक्ति ऐसी है कि अगर एक आपको डायलॉग सुना हो, कुछ लोग बोलते रहता है, फेसबुक वगैरह पर आता है कि हम तू करे तुम करा तो रास लीला, और हम यदि वही काम को करना शुरू किए तो उसको कहता है कि यह कैरेक्टर ढीला। गोधरा कांड करने के लिए इनको छूट दिया गया, कितनी हिंसा हुई। जवाब दे सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक था कि गैर लोकतांत्रिक था, संवैधानिक था कि गैर संवैधानिक था। न्यायालय में इनका मुकदमा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, इस मुकदमा का क्यों नहीं खुलवाया जा रहा? आप एक भी गरीबों के जनसंहार में एक भी व्यक्ति को दोषी अगर करार दिया गया है न्यायालय में, आज तक बिहार से लेकर के पूरे देश के अंदर में, तो कोई उदाहरण दे सकता है? इसके लिए हम चैलेंज करते हैं। और जो लोकतांत्रिक आंदोलन जैसे शब्दों को केवल इस्तेमाल करते हैं, हम लोकतांत्रिक आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल उसको दुहाई देते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इस दुहाई देने की जरूरत नहीं है। हम तो जो यहाँ लोग जुटे हैं अभी तक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं, हम कहाँ इसके खिलाफ हैं? हम तो उन ताकतों के पक्ष में खड़ा होने की बात कर रहे हैं जो ताकत थोड़ा सा हमसे हट करके सोच रखता है, ये फिर लड़ाई का तरीका अपनाता है। तो भारत अगर आजाद है, स्वतंत्र है, तो लोग क्या गुलाम ही रहेंगे? उनकी स्वतंत्रता नहीं है सोचने और विचार करने का, तो फिर मौलिक अधिकारों का क्या होगा भारतीय लोकतंत्र में? इस सारे चीजों कथन हो जा रहे हैं, एन प्रकार में बातों को घुमा करके रखी जाती है और अपने को बहुत बड़े लोकतांत्रिक और जनवादी कहने वाले की ताकतें जो है अभी तक एक भी संविधान कहता है कि संविधान कहता है कि देश के अंदर में वैज्ञानिक टेम्परामेंट को स्थापित करना होगा। इनकी एक भी वैज्ञानिक टेम्परामेंट अभी तक शुरू से आजादी इसके पहले तक और आज तक, और इसके बीच लड़ाई कहीं नहीं रुकी, चाहे वो गिरिल्ला हो चाहे जो सिस्टम से लड़ा जा रहा हो, लड़ाई जारी है। इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है, लेकिन हम एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि आज जो मौजूदा परिस्थिति है और यह आंदोलन सशस्त्र आंदोलन और माओवादी आंदोलन को नहीं कराया जा रहा है, बल्कि यह आवाज नहीं दबाया जा रहा है। जो लोग लड़ने के लिए किसी भी तरीके से खड़ा होंगे उनको दबाने का ही दमनकारी नीति और जन विरोधी की कार्रवाई को कगार नाम दिया गया है। और आप इतिहास में जाइएगा तो आपको मिलेगा कि पूरे देश के आंदोलनों को ये शासक वर्ग दबाने के लिए विभिन्न आयामों में, विभिन्न वर्षों में ये ऑपरेशन अलग अलग नामों से चलाते आए हैं और आज भी चला रहे हैं, और जनता इसका विरोध किया है और करते रहेगी जनता। और हम जो वाकई में क्रांति चाहते हैं देश में, बदलाव चाहते हैं देश में, उन लोगों को हर तरह की लड़ाइयों के साथ समन्वय करके उनके पक्ष में खड़ा होना होगा। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर आप ये थोड़ा सा भी लोकतांत्रिक मूल्य का
असली रूप है, तो तुम्हें उन आंदोलनकारियों से बात करना चाहिए, क्योंकि वहां जान माल की सुरक्षा की तुम्हें गारंटी करना होगा, तभी तुम लोकतांत्रिक कहे जा सकते हो। अन्यथा जन विरोधी हो और जन विरोधी कहे जाओगे। और इसी के साथ हम आप साथियों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बातों को समाप्त करते हैं। केंद्र के से जुड़े साथी राम लखन जी को आमंत्रित करते हैं, जो एक मजदूर नेता है, वो आगे और अपनी बातों को रखें। साथ ही हमारे पास विपत्ति बहुत है, 47 के पहले भी विपत्ति थी, उसके बाद भी विपत्ति लगातार चलती आ रही है और हम लड़ भी रहे हैं। आज का जो मुद्दा है इस पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। हमारा केंद्रित रहे ध्यान वहां कि हम जिस हमारे पीछे इतिहास, आगे भविष्य सब है, लेकिन ऐसा न हो कि हम खो जाए दूसरी बातों में। और यह चीज जो बहुत ही मौजूद है, जन अभियान ऐसा मंच है जो देश के और दुनिया के भी एकदम जो मौजूद विषय रहता है, जो व्यापक जनता को छूता है, जिससे व्यापक जनता आहत होती है, उस मुद्दे को लेता है। हमारे पास इतिहास तो बहुत है, लेकिन इसके विभिन्न आयामों को अगर हम खोलते हैं कि क्यों इसका विरोध होना चाहिए, जन अभियान ने क्यों इसके विरोध का ये लिया है, जिसको बंद किया जाना चाहिए कगार, शांति वार्ता बहाल की जानी चाहिए, क्यों लिया? आपके समझ में, आपकी सोच में ऐसा कुछ आता है कि यह सही है, यह जायज है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बातें रखिए, तो ज्यादा ही हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। साथी राम लखन जी अपनी बात रखेंगे। साथी यह तो मंडल एवं विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित फल में साथी और जन अभियान बिहार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे शहीद साथियों हैं, साथी जो हैं, जो शहीद हुए हैं, अपने अधिकारों को लड़ते हुए जो शहीद हो चुके हैं, उनको मैं भी अपने कम्युनिस्ट चेतना केंद्र के तरफ से मैं उन्हें लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, अभी जितने साथियों के द्वारा जो बातें रखी गई है कि अपने अधिकार के रक्षा के लिए सरकार से लड़ते हुए वो महसूस किए हैं कि मुझे अभी शांति की आवश्यकता लग रही है। वह शांति वार्ता के लिए उनके तरफ से जो अपील की गई है, ये तानाशाही सरकार के द्वारा उसको अपमान किया गया है। अभी आप देखेंगे कि भारत और चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो अभी सिंदूर का जो लड़ाई चली और तुरंत उसको सिक्का कर दिया गया और उसके साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है और यही ने उनको अपराध क्या अपराध कर रहे हैं, यही नहीं करें कि मुझे जीने के साधन चाहिए, मुझे जिंदा रहना चाहिए, इसी के लिए लड़ रहे हैं, जो ये पूंजीवादी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा। साथियों, हमें ये देखना है कि हम दो वर्गों में हैं। हम कहीं भी इस राज्य के शासन के खिलाफ अगर आंदोलन करेंगे तो अपने ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करेगी, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। हम कहीं भी दमन और शोषण के विरुद्ध अगर लड़ाई करते हैं तो वो अपने तमाम स्रोतों के द्वारा हमारे ऊपर दमन और शोषण के चक्र चलाएंगे, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। हमें ये देखना है
पूंजीपतियों के जो मैनेजर है, इस पूंजीपतियों के पूंजी को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम बनाती है, पूंजीपतियों के अध्यक्ष वो ये काम कर रही है। ये हमें साफ करना चाहिए। हम बिल्कुल दो वर्गों में बांटे हुए हैं, और एक वर्ग वह है जो शोषण और दमन के चक्र दिन रात चलाने का प्रयास करता है, और एक वो शोषक वर्ग है जिसको हम सर्वहारा करते हैं वह उनके रोटी, आवास, शिक्षा, तमाम आवश्यकताओं को जो उनको पूर्ति नहीं हो रहा है, उनके लिए वो दिन रात संघर्ष करने के तैयार रहते हैं और वो प्रयास करते हैं। सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि सारा चीज अपना खो चुका है, उसके पास पाने के लिए तो सारी दुनिया है, लेकिन क्योंकि उसको सारा चीज खो ही चुके हैं, ऐसी स्थिति आ जा गई है। जैसे आजादी की बात आती है, संविधान की भी बात आती है कि संविधान में हमारा ये राइट था। संविधान मात्र 47 से आजादी मिली, आजादी क्या मिली वो भी सामने है। इस पर भी आज साथियों को सोचना चाहिए कि आजादी क्या मिली, आजादी में कितने अधिकार मुझे दिया गया, संविधान में कितने राइट मुझे दिया गया, और उस समय की जो कंडीशन थी और आज का जो कंडीशन है उसमें क्या अंतर है। उसमें जो आंदोलन चल रहे थे उसका प्रेशर था, जिसमें कुछ मजदूरों किसानों को राइट दिया गया था, 3 दिन अधिकार दिया गया था, जो अधिकार को इसने समाप्त करके 44 कानून के 4 कानून ला करके रोक दिया गया। कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उसके लूट पर आप कहीं आवाज उठाओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भ्रम मत रहो कि ये जो सरकार है ये जनता की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। अगर किसी साथी को ये भ्रम है कि ये सरकार जो है ये जनता की सरकार है, ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहे। दूसरी बात साथियों कि हम लोग के सामने भी प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि जो हम जानते हैं कि पूंजीपतियों का राज है, और ये तमाम जो समस्या है, इस समस्या का समाधान तो तभी होगा जब सर्वहारा राज की स्थापना होगा। फिर क्यों हमने सर्वहारा राज की स्थापना के बारे में हम चर्चा कभी करते हैं? हमें तो मजदूरों किसानों का राज चाहिए ना, फिर उस राज के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? यह भी सवाल मेरे सामने है। आज दमन नहीं चल रही है, इसके पहले भी दमन चली है, इसके पहले भी शोषण चलेंगे, इसका रूप बदल गया है। इसका रूप क्यों बदला है? आज 47 से लेकर आज 25 चला 2025। यह सवाल खासकर मैं उन साथियों को कहता हूं जो वर्ग हित, जो सर्वहारा के हित में बात करते हैं, किसान के हित में बात करते हैं, मजदूर के हित में बात करते हैं, उनके सामने क्यों नहीं प्रश्न खड़ा हो रहा कि इस राज को उखाड़ करके फेंकेंगे तब ये जो हम एक जगह आके खड़ा हो गए? क्यों नहीं कहा जा रहा? वो तो दमन करेगा, वो तो शोषण करेगा, हमें गोली से मारेगा, हमें घोड़ा से मारेगा, हमें तमाम चीज का जो उसका सिस्टम है उस सिस्टम का हमें जिक्र रख देगा और जगह रख दिया। क्यों साथी? कई मीटिंगें होती है, कई मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन पूंजीवादी राज को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लोग क्या एकजुट हो सकते हैं? यह तो सवाल है ना। हमारे कांग्रेस पार्टी का गठन 25 में हुआ था, और आरएसएस का गठन 25 में हुआ था। वह कहां पहुंचा और यह कहां पहुंचा? क्या इसका कभी आकलन लोगों ने किया? कभी इसका मूल्यांकन किया? कभी इसका समीक्षा किया कि वो कहां चला गया और हम कहां आ गए? कितना ऊंचाई पर चला गया और हमें कहां धकेल दिया? इसका क्या कारण था? क्या कारण है? इस पर कोई विचार कभी होता है? पार्टिसिपेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। पार्टिसिपेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि तुम भी जुटो और मुझे भी कुछ मौका दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्टिसिपेट मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। तुम रहो, लेकिन हम तो यह कहेंगे अपने वर्ग के हिसाब से कि तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, और हम रहते तो तुम नहीं रहोगे। और इतिहास बताता है, इतिहास इस चीज का साक्षी है
साथियों, अध्यक्ष मंडल से मैं ये कहूंगा कि मेरे समय होगा तो बता देंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे सामने मात्र एक प्रश्न यही खड़ा होता है, यह विचार करने का समय आ चुका है साथी। यह विचार, हम लोग के अंदर विचारों लाइन अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे लड़ने के लिए हम लोग क्या कहानी हो सकते हैं। और इसको तो कम से कम लोग मिलकर लोगों को पीटे, हम लोग मिलकर इसको तो पीटे कि इतना तो हम कर सकते हैं। बाद में क्या होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम इस लाइन को लेकर तो हम लोग एक जगह है, लेकिन नहीं आ रहा है। यह मुझे काफी दुख पहुंचाता है। मैं साथी टेलीविजन में काफी दिनों से काम किया हूँ, 77 से काम किया हूँ, और कैसे दमन के चक्र चलता है, कैसे मालिकों द्वारा दमन किया जाता है, उसको मैं जानता हूँ। सरकार की पॉलिसी कैसे आती है, कब आती है, क्यों आती है, कहां से आती है, WTO का एग्रीमेंट कब हुआ, किस लिए हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों एक्सेप्ट किया, क्या करना था, क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल पूंजीपतियों के साथ मिल करके एक दूसरे देशों को लूटना, बड़े पूंजीपतियों के द्वारा जो प्लान बनाया जाता है वह यह बनाने में मिल जाता है, जैसे कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाता है। वही स्थिति हमारे यहाँ आया हुआ। 140 करोड़ की आबादी हमारे देश के अंदर, लेकिन लगता है पूरा सहाय है, लड़ रहे हैं, उनके ऊपर घोड़ा फल रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, वो अपना दर्द से चिल्ला रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीवी और मजदूर साथियों के द्वारा जो प्रतिनिधि जो है, हमारे बुद्धिजीवी जो साथी है, जो नेशनल इंटरनेशनल के सवाल पर बोलते हैं, सरबराह के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, तो हम तो बुद्धिजीवियों के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहा हुआ इस बात से कि बुद्धिजीवी साथी अपना बुद्धि तो दे रहा, बुद्धिजीवी साथियों के काम में बुद्धि दे, बुद्धि क्यों नहीं क्षेत्र में डाल रहे हैं कि ये यहाँ पहुंच गया और पहुंच कर हमें हमारे पर गोला बरसा रहा है। मैं क्या करूं, मैं साथ को मैं क्या करूं, बताइए ना मुझे कि मैं क्या करूं, इसको कैसे पिटा जाए। तो लाइन तो बता देंगे, लाइन तो मुझे बताइएगा ना कि मैं कैसे इसे पिटूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह से जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोड़ा मारना पड़ेगा कि बम मारना पड़ेगा कि ईंटा मारना पड़ेगा कि पत्थर मारना पड़ेगा, कैसे मारा जाएगा। इस कंडीशन को देखते हो तो आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूं, लेकिन आप बताइएगा नहीं तो मुझे तकलीफ होगा, क्योंकि मैं तो श्रमजीवी हूँ, आप बुद्धिजीवी हो, तो बुद्धिजीवी की तो खत्म होता है कि सरबराह कैसे उसके अंदर बुद्धि डाले कि इन लोग के चंगुल में नहीं फंसे। हम तो इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, अब निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब निकालिए ना साथ, निकालिए ना मुझे कि मैं कैसे निकलूंगा। साथी, यह सवाल मेरे अंदर इसलिए आ रहा है कि समय बहुत खराब हो गया, बहुत ही खराब समय से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस पर अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो मार खाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी मार खाएंगे। वो किस तरह से उनको ऊपर मार पड़ेगी यह मैं नहीं अभी बता सकता हूँ, क्योंकि वो आने वाले जो परिस्थिति होगी, जो कंडीशन होगी, वो कंडीशन का आकलन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं सारे साथियों से अपील करता हूँ उसके भी उस विषय पर भी सोचे, कल आने वाली पीढ़ी हमारे क्या करेंगे। चुप बैठकर चुप बैठकर हाथ पर रखकर हम जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम जिंदगी नहीं गुजारेंगे। धन्यवाद साथियों। और पास की एक कविता है कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम की इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत है, जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी। हम लड़ेंगे साथी। सरकार, और अभी जो बातें आई, हमने जो बात सुना और हमारे जो लोग बोल रहे हैं, हम उन सारी बातों का निचोड़ अपने गान में कहेंगे कि जन जन के पीड़ा से अपने दिल के टुकड़े जोड़ो, जन जन के पीड़ा से अपने दिल के टुकड़े जोड़ो, इंसान की गति को बांधे पड़े तो शकल जोड़ो, रहे नहीं जालिम की हुकूमत। जिसके तरफ
इशारा सब लोग कर रहे हैं, अब हम लोग भी कह रहे हैं कि रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बटमार, जरा सा जोर लगाओ।